केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। सबसे पहले आपको बता दूं कि पाठशाला में आज क्या क्या है और कौन कौन से सब्जेक्ट पर क्लास लगने वाली है। निडर मोदी का गजब खेला, एक तीर से चीन और अमेरिका दोनों को जवाब कैसे मिला, स्पेशल चैप्टर आप देखिए। इधर अमेरिकी टीम दिल्ली में और दूसरी तरफ मोदी ने सुपरसोनिक डील कर डाली। दुनिया को मोदी ने कैसे चौंका दिया। ग्लोबल साउथ में मोदी की ढाई चाल सब पर भारी, जिनपिंग से लेकर एर्दोगन कैंप में भारी खलबली। बालेन शाह ने भारत के लिए ऐसा क्या कह दिया कि नेपाल की संसद में बवाल मच गया। जिस जनता ने बालेन को पीएम बनाया वो आग बबूला क्यों। नेपाल के प्रधानमंत्री ने बड़बोलेपन में भारत के खिलाफ क्या कह दिया। अब रायता समेटने के लिए बालेन शाह ने किसे लगाया। सिर्फ आरोप नहीं, डॉक्यूमेंट सहित सबूत सामने आए। 98 लाख कॉपियों में सीबीएसई की स्कैन घोटाला, गलत कॉपी चेकिंग, कमजोर पोर्टल, पेपर लीक और डेडलाइन पर डेडलाइन। वो कंपनी जिसने 18 लाख बच्चों की मेहनत पर पानी फेर दिया। ममता बनर्जी के बुलाने पर एमएलए क्यों नहीं आते, वजह हैरान करने वाला। ममता ने कितनों को निकाला। अभिषेक बनर्जी को दूसरा नोटिस मिला। हस्ताक्षर में ऐसा क्या छिपा कि बचना नामुमकिन है। बंगाल पॉलिटिक्स का स्पेशल चैप्टर और अंत में हमारा स्पेशल सेगमेंट, वो सवाल जो आपके दिमाग की बत्ती जलाते। सोचा है कभी हम सभी अपने बड़ों के पैर छूते हैं। सनातन में यह संस्कार हमें बचपन से सिखाया जाता है, लेकिन पैर छूने का सही तरीका क्या है और क्या आप सही तरीके से पैर छूते हैं या नहीं। दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला में पहली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा निडर मोदी का गजब खेला, एक तीर से चीन और अमेरिका दोनों को जवाब दे दिया कैसे, स्पेशल चैप्टर। इधर अमेरिकी टीम दिल्ली में तो दूसरी तरफ मोदी ने सुपरसोनिक डील कर डाली, दुनिया को चौंका दिया। ग्लोबल साउथ में मोदी की ढाई चाल सब पर भारी, जिनपिंग से लेकर एर्दोगन कैंप में भारी खलबली। दुनिया भर में ब्रह्मोस हो रहा है बॉस। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का जलवा देखने के बाद कई देश भारत से ब्रह्मोस खरीदने के लिए लाइन में लग गए हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद वियतनाम पहला देश बन गया है जिसने भारत के साथ ब्रह्मोस की डील क्लोज की है। इस डील के बाद चीन को कैसे आग लगी हुई है और पाकिस्तान क्यों छाती पीट रहा है, आज बताने वाला हूं। 100 सुनार की और 1 लोहार की चीन और तुर्की के खिलाफ भारत के यही फॉर्मूले ने कैसे हथौड़ा मार काम किया है, यह बताने वाला हूं बॉस। और इस एक ही तगड़े वाले हिट से चीन और तुर्की दोनों कैसे अलबला गए हैं। जिनपिंग और एर्दोगन ये दोनों पाकिस्तान को भर भर कर हथियार दे रहे हैं। तुर्की तो मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर पाकिस्तान को हथियार बेचता है, लेकिन चीन तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान को इसलिए मजबूत कर रहा था ताकि वह पाकिस्तान को फेस बनाकर भारत से युद्ध लड़ सके। लेकिन जिनपिंग ने मोदी को समझने में भूल कर दी बॉस। जो चाल ये दोनों देश भारत के खिलाफ चल रहे थे, भारत ने वही चाल इनके खिलाफ चल दी है, जिसके बाद चीन से लेकर तुर्की तक खलबली मची हुई है। आप देखिए कि वियतनाम ने भारत के साथ ब्रह्मोस डील पूरी कर ली है, जबकि इंडोनेशिया भारत के साथ ब्रह्मोस डील क्लोज कर रहा है। उधर साइप्रस भी भारत से ब्रह्मोस खरीदने का मन बना चुका है। माना जा रहा है कि ग्रीस भी साइप्रस के जरिए भारत से ब्रह्मोस खरीद सकता है, जबकि फिलीपींस में 2 साल पहले ही भारत की ब्रह्मोस मिसाइल तैनात हो चुकी है बॉस। मतलब भारत के दुश्मन देश हर तरफ से ब्रह्मोस की रेंज में कैसे आ गए हैं, आप जरा सोचिए। आज बताने वाला हूं आगे आप। और यह भी बताऊंगा कि साइप्रस से लेकर वियतनाम तक ग्लोबल साउथ में मोदी ने कैसे भारत विरोधी देशों की चाल को पलट कर रख दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के खतरनाक हथियारों की दीवानगी पूरी दुनिया में बढ़ गई। 2014 से पहले जो भारत 1000 करोड़ से कम का डिफेंस एक्सपोर्ट करता था, वो भारत आज 40,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है। आज आपको वो तस्वीरें दिखाने वाला हूं जब किसी देश ने पहली बार भारत से खरीदे हुए हथियार अपने रिपब्लिक डे में दिखाए हैं। लेकिन पहले एक ट्रेलर आपको दिखाते हैं। अब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बना करके ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। उत्तर प्रदेश भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है और यहां लखनऊ में ब्रह्मोस का भी निर्माण हो रहा है।
भारत से दुनिया का अचूक हथियार ब्रह्मोस खरीदने वाला वियतनाम चीन का पड़ोसी देश है। चीन की विस्तारवादी फितरत ऐसी है कि हर देश की जमीन पर उसकी नजर रहती है, चाहे भारत हो या फिर ताइवान, फिलीपींस हो या फिर वियतनाम। चीन हर देश की जमीन पर उसके इलाके पर अपना जबरन हक जमाने की आदत से मजबूर है। इसीलिए वियतनाम अब चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। आज की तारीख में चीन और वियतनाम के बीच जमीनी विवाद तो लगभग सुलझ चुका है, लेकिन समुद्री सीमा को लेकर भारी लफड़ा है। आज मैप में देखिए कि चीन साउथ चाइना सी के 90% इलाके पर अपना कब्जा किए बैठा है, जिसमें वियतनाम का भी बहुत बड़ा इलाका है और वियतनाम के कई द्वीपों पर भी चीन ने कब्जा करके रखा हुआ है। और इसीलिए चीन की दादागिरी को कम करने के लिए वियतनाम ने भारत की यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदी। चीन के इसी दादागिरी वाले रवैये से आज साउथ चाइना सी जियोलॉजिकल फसाद का अड्डा बना हुआ है। लेकिन जापान, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया समेत इस इलाके के कई ऐसे देश हैं जिन्होंने साउथ चाइना सी पर चीन के दावों को मानने से इनकार कर दिया। इसीलिए चीन के साथ इन देशों का टकराव और ज्यादा बढ़ रहा है, जिसके लिए ये देश अब अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का जलवा देखने के बाद एशियन देशों में ब्रह्मोस का गजब का क्रेज दिखाई दे रहा है। फिलीपींस के बाद अब वियतनाम ने भी भारत के साथ ब्रह्मोस की डील साइन कर दी। वियतनाम ने भारत के साथ करीब 5800 करोड़ रुपए की ब्रह्मोस की डील साइन की। इसमें कोस्टल डिफेंस मिसाइल, बैटरीज के अलावा ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल है। कहा जा रहा है कि आगे चलकर वियतनाम ब्रह्मोस का एयर लॉन्च वर्जन भी खरीद लेगा। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के पास ब्रह्मोस जैसा सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल सिस्टम होना उनकी सैन्य ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। ब्रह्मोस की तैनाती से साउथ चाइना सी में सत्ता का संतुलन बदल सकता है। फिलीपींस के साथ वियतनाम के पास ब्रह्मोस होने से इस इलाके में चाइनीज नेवी का दबदबा कम हो जाए, क्योंकि चीन और अपनी नौसेना की धौंस दिखाकर इन देशों को हौंक दिया करता, इन पर गुर्राता था। लेकिन अब चीन गुर्राएगा तो वियतनाम भी उसे ब्रह्मोस दिखाकर उसी गुर्राहट शांत कर। इंडोनेशिया के साथ भी ब्रह्मोस डील लास्ट स्टेज पर है, आखिरी चरण में है। अगर यह डील भी साइन हो गई तो पूरे साउथ चाइना सी में चीन का हवा और उसकी हवा और उसने जो गुब्बारा फुलाया हुआ है फुस हो जाए और चीन तीन तरफ से ब्रह्मोस के निशाने पर आ जाए। सुनिए आज भारत के रक्षा सचिव ने इस डील के बारे में क्या बताया। Is that with both Indonesia and with Vietnam, the deal is in the final stages. That in fact, for Vietnam, I understand that it has already been signed. Probably not publicly announced, but it's already been signed. So, share technology. Obviously, you share technology with people you trust. India has a strong commitment to the ASEAN nations. And we treat all of you as friendly foreign countries with whom we can share advanced defense technologies. ग्लोबल साउथ में भारत कैसे सधी हुई चाल चल रहा है आगे आपको बताने वाला। लेकिन अभी देखिए कि रूसी मीडिया में वियतनाम के साथ ब्रह्मोस डील को लेकर क्या कुछ चल रहा है। रूसी मीडिया में ब्रह्मोस के गुणगान लगातार किए जा रहे हैं। वहां की हेडलाइंस में वियतनाम ब्रह्मोस डील शामिल है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस दोनों ने मिलकर बनाया और इसीलिए जब भी ब्रह्मोस डील होती है या ब्रह्मोस अपने दुश्मनों को तबाही का ट्रेलर दिखाता है, तब रूस भी गर्व के साथ इसकी पूरी कवरेज करता है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत के लिए सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि ये दुश्मन देशों के खिलाफ भारत का रणनीतिक हथियार भी बन चुका है। आप देखिए कि भारत को परेशान करने के लिए चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है, बल्कि यह कहा जाए कि भारत का डर दिखाकर चीन पाकिस्तान को भर भर के, एकदम झोला भर भर के हथियार बेच देते, एक्सपोर्ट कर देते। आज की डेट में पाकिस्तान चीन के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान ने भारत पर एक चीनी मिसाइल दागी थी, आपको याद होगा, लेकिन भारत ने उसे रास्ते में फुस कर दिया था, मार गिराया था। चीन की इसी हरकत का जवाब देने के लिए भारत ने साउथ चाइना सी में चीन के विरोधी देशों के पास अपनी दोस्ती मजबूत की और अब चीन का दबदबा कम करने के लिए भारत ने कई रणनीतिक कदम उठाए। आप देखिए कि सबसे पहले भारत क्वाड देशों का सदस्य बना, जिसमें भारत समेत 4 देश शामिल। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों का गठजोड़ क्वाड साउथ चाइना सी में चीन की जो दादागिरी है उसको रोकता है। जबकि फिलीपींस को भारत ने 2022 में ब्रह्मोस देने की डील साइन की थी और 2025 में भारत ने फिलीपींस को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर घोषित कर दिया।
इसके बाद दोनों देशों ने दक्षिण चीन सागर में पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास भी किया। वियतनाम को भारत ने उस दूसरे देश के तौर पर चुना है जहां ब्रह्मोस तैनात होगी और उसके निशाने पर चीन और उसके जहाज होंगे। इंडोनेशिया के साथ भी ब्रह्मोस मिसाइल की डील अंतिम चरण में है, जो बहुत जल्द पूरी हो सकती है। इसके अलावा इसी रीजन में मलेशिया और सिंगापुर जैसे देश भी ब्रह्मोस में दिलचस्पी दिखा चुके। यानी कि भारत चीन को घेरने के लिए एशियान देशों में एंटी एक्सेस नेटवर्क बना रहा है बॉस, जो साउथ चाइना सी में चीन के जहाजों के लिए खतरे का रेड सिग्नल बजा रहा है। आप देखिए कि इधर चीन तो उधर भारत ने तुर्की की अकड़ भी ढीली करने का पूरा इंतजाम कर दिया। इसके बारे में आपको आगे बताने वाला। लेकिन आप देखिए कि पिछले साल सितंबर में भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में अपनी भूमिका निभाई। भारत का मकसद साफ था कि कैसे ग्लोबल साउथ में शक्ति का संतुलन बना रहे। भारत ने हर उस देश को साधा, उसका साथ दिया, उसको समाधान दिया, सामर्थ्यवान बनाने का ऑफर दिया जो किसी ताकतवर देश के दादागिरी से परेशान है। और यही ग्लोबल साउथ में भारत की सदी हुई रणनीति। आप देखिए कि आज म्यांमार के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए थे। म्यांमार में भी चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और इसीलिए म्यांमार के भारत दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। उधर तुर्की के सिर पर भी ब्रह्मोस तैनात हो सकती है, वो भी बहुत जल्दी, क्योंकि हाल ही में भारत के दौरे पर आए साइप्रस के राष्ट्रपति ने ब्रह्मोस डील में दिलचस्पी दिखाई। बस इतने भर से ही तुर्की में खलबली मची, सब परेशान होने लगे। ये देखिए मैप, जिसमें एक तरफ आपको आर्मेनिया तो दूसरी तरफ आपको साइप्रस और तीसरी तरफ ग्रीस आपको दिखाई दे रहा है। आर्मेनिया में 2 दिन पहले क्या हुआ वो तस्वीर अभी आपको दिखाने वाला, लेकिन साइप्रस और ग्रीस में ब्रह्मोस तैनात हो सकते। ऐसी खबर सुनते ही तुर्की में हवा खराब हो गई, खलबली मच गई, हड़कंप मच गया। उधर आर्मेनिया में जो तस्वीर देखने को मिली वो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा करने वाली है। 2 दिन पहले आर्मेनिया में रिपब्लिक डे परेड पर भारतीय हथियारों की नुमाइश की गई, उसे प्रदर्शित किया गया। इन हथियारों में भारत की आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका रॉकेट सिस्टम, ATAGS आर्टिलरी गन और स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार का प्रदर्शन किया गया है। देखिए ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये सब भारतीय हथियार, भारतीय इक्विपमेंट्स हैं। भारत ने आर्मेनिया को यह हथियार इसलिए दिए हैं क्योंकि उधर तुर्की आर्मेनिया के दुश्मन देश अजरबैजान को हथियार सप्लाई करता है। इसीलिए भारत अब आर्मेनिया को वेपन सपोर्ट दे रहा है ताकि आर्मेनिया के बहाने तुर्की को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर 2 दिन पहले लखनऊ में राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, एक बार जरा सुनिए। 2014 तक भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वह बहुत कम हुआ करता था। हम केवल 1000 करोड़ रुपए से भी कम के हथियार और साजो सामान दुनिया को बेच पाते थे, लेकिन आज वही बढ़कर हम लगभग 40,000 करोड़ रुपए के सामान दुनिया के दूसरे देशों को दे रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है और यहां लखनऊ में ब्रह्मोस का भी निर्माण हो रहा है। पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारने के लिए हम लोग आए हैं कि नहीं, हम अन्याय नहीं होने देंगे। अन्याय हमारे बंधु बांधवों के साथ अगर करोगे हम उन्हें शरण भी देंगे, और अगर भारत के अंदर दुस्साहस करोगे तो हमारी लखनऊ में ही अब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बनाकर के ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो ब्रह्मोस की हनक पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है और भारत की रणनीति ने पूरी दुनिया में कैसे हड़कंप मचा के रखा हुआ है आपको मैंने बताया। पाठशाला में अब नेपाल के सीएम बालेन शाह के बयान के पीछे छुपे असली प्लान का चैप्टर है। बालेन शाह ने भारत के लिए ऐसा क्या कह दिया कि नेपाल की संसद में बवाल मच गया। जिस जनता ने बालेन को पीएम बनाया वो आग बबूला क्यों है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने बड़बोलेपन में भारत के खिलाफ क्या कह दिया। अब रायता समेटने के लिए बालेन शाह ने किसे लगाया है ये बताने वाला हूं। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जब अनुभव की कमी हो या जानकारी का अभाव हो तो चुप ही रहना चाहिए, वरना बड़बोलेपन में लेने के देने पड़ सकते हैं। कुछ ऐसा ही नेपाल के पीएम बालेन शाह के साथ हो। नेपाल में गंभीर संकटों के बीच गिरी बालेन सरकार ने ध्यान हटाने के लिए भारत का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन यह दांव बालेन शाह पर ही उल्टा पड़ गया। दरअसल कल नेपाल की संसद में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भारत को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ भारत ने ही नेपाली जमीन पर कब्जा नहीं किया, बल्कि नेपाल ने भी कुछ भारतीय इलाकों पर कब्जा कर लिया। अब दोनों देशों को
मिलकर इस मसले की जांच करनी चाहिए। इतना कहते ही नेपाल की संसद में बवाल मच गया। विपक्ष के सांसद इस बयान से बुरी तरह नाराज हो गए। उन्होंने पूछा कि किस आधार पर बालेन शाह ऐसा बयान कह रहे हैं। कई सांसदों ने बालेन शाह से कह दिया कि या तो अपने दावे के समर्थन में सबूत दिखाइए या फिर वापस लीजिए बयान। इसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय को बीच में आकर सफाई देनी पड़ी, लेकिन तब तक बात हाथ से निकल चुकी थी। बालेन शाह का एक बयान उनकी सरकार पर कैसे भारी पड़ गया है, इसके बारे में आपको बताने वाले। लेकिन नेपाल के लोग और सांसद किस तरह से गुस्से में हैं, उसका एक ट्रेलर देखिए। पूरी दुनिया में भारत की पहचान एक ऐसे शांति प्रिय देश की है बॉस, जो विस्तारवादी नीतियों का खुले तौर पर विरोध करता है, गलत को गलत कहता है, सही को सही कहता है और सीना ठोक कर कहता है। नेपाल की जनता भी जानती है कि पीएम मोदी ने 2014 में अपने पड़ोसी देशों के विकास के लिए ब्रदरहुड फर्स्ट नीति लेकर जो वो आए थे वो क्या था। लेकिन नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह अपने बड़बोलेपन में पूरे नेपाल के निशाने पर आ गए। बालेन शाह पीएम बनने के 2 महीने के बाद पहली बार नेपाली संसद को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान एक सांसद ने उनसे एक सवाल पूछा। भारत नेपाल सीमा विवाद से जुड़ा हुआ सवाल था ये। इसके जवाब में बालेन शाह ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री बनने के बाद पता चला है कि न सिर्फ भारत ने नेपाली जमीन पर कब्जा किया हुआ है, बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारतीय इलाकों पर कब्जा किया हुआ। इसके अलावा बालेन शाह ने लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी से जुड़े विवादों को लेकर कूटनीतिक बातचीत की बात कही, जबकि ये दोनों इलाके भारत का हिस्सा है, जिस पर नेपाल अपना दावा करता रहे। बालेन शाह ने इस पूरे विवाद में ब्रिटेन और चीन को भी घसीट लिया। उन्होंने कहा कि लिपुलेख विवाद ब्रिटिश भारत के समय से जुड़ा हुआ है, इसीलिए नेपाल ने इस मामले पर भारत के अलावा चीन से भी बातचीत की है। इस तरह के बयान के बाद नेपाल के सांसद भड़क गए और बालेन शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। देखिए, ये सब होने लगा। नेपाल के विदेश मंत्रालय को सफाई देनी पड़ गई बॉस। सीमा पर कब्जा से मतलब नो मैंस लैंड के उन इलाकों से है जहां दोनों देशों के लोग रहकर खेती करते हैं। ये विदेश मंत्रालय की तरफ से सफाई आई। इस सफाई के बारे में आगे आपको बताने वाले। पीएम बालेन शाह के भारत विरोधी बयान को लेकर नेपाल की विपक्षी पार्टियों ने बालेन शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेपाल के पूर्व डिप्टी पीएम नारायण काजी ने कहा है कि पीएम बालेन के बयान ने देशभक्त नेपाली लोगों को शर्मिंदा और क्रोधित कर दिया। नेपाली कांग्रेस के नेता वासना थापा ने कहा है कि यह एक गंभीर और आपत्तिजनक मुद्दा है, इसलिए पीएम के बयान को संसद के रिकॉर्ड से हटाना चाहिए। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद रमेश मल्ला ने बालेन के बयान को गैर जिम्मेदाराना, तथ्यात्मक न होना और तथ्यात्मक रूप से गलत और राष्ट्रीय हित के खिलाफ बता दिया। कई सांसदों ने बालेन शाह से माफी तक मांगने की मांग कर दी है, स्पष्ट बयान जारी करने तक की बात कही है, मांग की है। नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने कहा है कि पीएम बालेन को नेपाल की जनता को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि वो कौन सी जगह और किस सबूत के आधार पर अपनी बात कह रहे हैं। कमल थापा ने तंज कसते हुए कहा है कि अगर बालेन शाह को लगता है कि नेपाल ने जमीन का अतिक्रमण किया है तो सम्मान के साथ उसे भारत को वापस दे देना चाहिए। पीएम बालेन शाह का नेपाल की संसद से लेकर सड़कों तक विरोध हो रहा है बॉस। बालेन शाह के बयान के खिलाफ छात्र संगठन भी उतरा। हैरानी की बात यह है कि जो जेन जी पिछले साल तक बालेन शाह को अपना नायक मान रहा था, वो अब उन्हें नकारा साबित कर रहा है। उन पर यह आरोप लगा रहा है कि एक बयान से पीएम बालेन शाह एक्सपोज हो गए। उनमें राजनीतिक अनुभव और कूटनीति की बहुत कमी है। ये कह रहे वही बच्चे जिन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, जिन्होंने चुना, जिन्होंने आंदोलन किया, आपने देखा था। लेकिन अब एक बड़बोलेपन और एक बयान ने सब कुछ पर कैसे पानी फेर दिया है और बच्चों के सुर, जेंजी के सुर कैसे बदल गए हैं और एक बार फिर से कैसे सड़क पर उतर गए बच्चे। बॉस, अंग्रेजी में एक मशहूर कहावत है, क्रिएट अ प्रॉब्लम देन प्रोवाइड द सॉल्यूशन, यानी कि पहले समस्या खड़ी कर दो फिर उसका समाधान निकालो। बालेन शाह के विवादित बयान के बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय को रायता समेटने के लिए सौंप दिया गया कि समेटो भाई, अब तो फैला दिया जिसको फैलाना था। उसी प्रधानमंत्री ने फैला दिया जिसको छोटे छोटे बच्चों ने, जेंजीज ने चुना था, जिनको लग रहा था कि हमारा नायक है। अब उसके रायते को समेटना पड़ेगा और भारत नाराज हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पूरे नेपाल में भारी विरोध के बाद शाम होते होते नेपाल के विदेश मंत्रालय को स्पष्टीकरण जारी करना पड़ गया। अपनी सफाई में विदेश मंत्रालय ने यह दलील दी है कि पीएम बालेन शाह तो असल में नो मैंस लैंड और सीमा पार कब्जे की बात कर रहे हैं।
बच्चे हैं जो कह रहे थे, समझ नहीं रहे थे कि संसद में बोल रहे हैं। इसी को बोलते हैं बॉस अनुभव की कमी। इसी को बोलते हैं कि अगर वक्त से पहले किसी को कुछ ज्यादा मिल जाए तो कैसे नहीं समझ पाता है कि इसको कैसे डील करना। नेपाली विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पीएम बालेन शाह का बयान भारत की जमीन पर नेपाल के कब्जे से नहीं है, बल्कि सीमा के कुछ इलाकों में मौजूद क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन और 10 गजा से था। अब बता रहा हूं आपको कि क्या है ये दोनों चीज। 10 गजा वो जमीन होती है जो भारत और नेपाल की सीमा के बीच छोड़ी जाती है। यह जमीन न भारत की मानी जाती है और न ही नेपाल की मानी जाती है। इसका मकसद दोनों देशों के बीच साफ सीमा बनाए रखना होता है। आमतौर पर यह सीमा के दोनों तरफ कुछ मीटर चौड़ी एक पट्टी होती है। भारत नेपाल सीमा पर दोनों तरफ करीब 10-10 गज की जो खाली पट्टी छोड़ी जाती है, यह जमीन सीमा की पहचान और रखरखाव के लिए रखी गई और इसी कारण इस पट्टी को 10 गजा कहा जाता है। समय के साथ 10 गजा शब्द का इस्तेमाल सीमा के बीच की खाली पट्टी के लिए होने लग गया। भले ही हर जगह इसकी वास्तविकता चौड़ाई जो है, यानी कि वास्तविकता यह हो ना हो कि 10 गज की चौड़ाई की जमीन छूटी हुई हो या नहीं छूटी हुई हो, लेकिन कई जगहों पर लोगों ने इस खाली जमीन पर खेती भी शुरू कर, घर बना लिया, दूसरे काम शुरू कर। इसे ही 10 गजा पर अतिक्रमण कहा जा रहा है, जिसका जिक्र मैं आपको कर रहा हूं। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन, इसका मतलब है कि सीमा के पास रहने वाले कुछ लोगों की जमीन एक देश में है, लेकिन उसका उपयोग दूसरे देश के लोग कर रहे हैं। एक तरफ बालेन शाह लिपू लेक और काला पानी के विवाद को लेकर भारत और नेपाल के बीच बातचीत से सुलझाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ चीन को शामिल करने की बात करते हैं। यही गड़बड़ी कर देते हैं ना, यही पता चलता है कि कितना अनुभव है। यही दिखाई दे जाता है कि भाई वक्त से पहले और कम उम्र में अब जो नहीं कर सकते थे उस कुर्सी पर जाकर बैठ गए एक आंदोलन से। अरे भाई, जब से मामला दोनों देशों के बीच ये शुरू हुआ तो आपको चीन को हाथ पकड़कर आगे बढ़ना है क्या? आप चाह रहे हैं कि चीन का हाथ पकड़ के आगे बढ़े? जब दो देश का मुद्दा है, आपका और भारत का मुद्दा है, बैठकर बात कीजिए। अगर बात करना चाहते चीन को काहे घुसा रहे हैं उसे? आगे बढ़ने से पहले आपको लिपू लेक विवाद के बारे में बता देता हूं, क्योंकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा में इसी हिस्से से होकर गुजरना पड़ता है जिसे नेपाल अपने क्षेत्र में होने का दावा करता है। लिपू लेक का जो विवाद है वो करीब 210 साल पुराना है। 210 साल, जो सन 1816 से अभी तक चला। यह इलाका भारत, नेपाल और चीन की सीमा के पास का है। लिपू लेक पास उत्तराखंड को तिब्बत के पुरांग से जोड़ता है और इसी रास्ते भारत और चीन के बीच व्यापार भी होता है। लिपू लेक से जुड़ा दूसरा विवाद काली नदी को लेकर भी है। सन 1865 में नेपाल के राजा और ब्रिटिश इंडिया के बीच एक समझौता हुआ, एक संधि हुई, जिसमें लिपू लेक को ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बताया गया। इसके बाद 1879 में सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिशियल पॉलिटिकल मैप में लिपू लेक पास और काला पानी को ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बता दिया। तब नेपाल के राजा ने औपचारिक रूप से इसे भारत का हिस्सा स्वीकार किया। हालांकि नेपाल इस तथ्य को नकारता रहा। 18 जून 2020 को नेपाल ने संविधान में संशोधन कर देश के राजनीतिक नक्शे को अपडेट किया था। इसमें लिपू लेक, काला पानी और ओलंपियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया गया। इसे भारत ने एक तरफा कदम बताते हुए नेपाल के इस दावों को मानने से साफ इनकार कर। ऐसे मान लेंगे, तुम बोलते रहोगे और कोई तुमको चढ़ा देगा, चीन चढ़ाता रहेगा, चढ़ते रहोगे, तुम मान लेंगे क्या? अरे जो है सो है, जो संधि है वो है, जो बात है वो है, जो लाइन, जो सीमा है वो है। भारत और नेपाल के बीच तमाम विवाद होने के बावजूद भारत एक बड़े भाई के तौर पर हमेशा से नेपाल का साथ देता रहा है। 2014 में पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने नेबरहुड फर्स्ट नीति की शुरुआत की थी, जिसमें पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्तों की बात कही गई, जो आज भी जारी है। हिमालय की गोद में बसा नेपाल भारत का एक मित्र है, करीबी दोस्त है। हम साझा इतिहास से जुड़े हैं, आस्था से जुड़े हैं, साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी ये सकारात्मक सोच, ये सकारात्मक कार्य न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि ये नेपाल के नवोदय का स्पष्ट संकेत भी है।
मैं नेपाल को उसके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। पीएम मोदी अब तक नेपाल की 5 बार यात्रा कर चुके हैं ताकि दोनों देशों के संबंध बेहतर हो सके और नेपाल की तरक्की हो सके। इसके लिए भारत ने 2014 में नेपाल के साथ बिजली व्यापार बढ़ाने के लिए पावर ट्रेड एग्रीमेंट किया, जिसमें भारत ने नेपाल से हाइड्रोजन पावर प्लांट्स के जरिए बिजली खरीदने का समझौता किया। इसके बाद 2024 में भी भारत ने नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली खरीदने का समझौता किया, लेकिन इसमें भारत ने एक शर्त भी रखी कि नेपाल में चीन की मदद से चलने वाली बिजली कंपनियों से बिजली नहीं खरीदी जाएगी। इसके बाद नेपाल में कई प्रोजेक्ट से चीनी कंपनियों को हटाया गया और भारतीय कंपनियों को जोड़ा गया ताकि भारत को बिजली बेची जा सके। दरअसल भारत ही सबसे ज्यादा नेपाल से बिजली खरीदने वाला देश है, जिससे नेपाल को आर्थिक मदद मिलती है। दूसरी तरफ चीन नेपाल पर कंट्रोल करना चाहता है और इसीलिए वो नेपाल का इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन बॉस, भारत अपनी कूटनीति से नेपाल को हर बार चीन से बचाता रहा है, अपने छोटे भाई की तरह, अपने परिवार की तरह। हालांकि भारत और नेपाल के बीच बिजली व्यापार भारत को नेपाल के जल विद्युत क्षेत्र में चीन के मुकाबले मजबूत रणनीतिक बढ़ावा देते हुए दिखाई देता है। लेकिन इस बात को लेकर भी चिंता बढ़ रही है कि चीन को बाहर करने की भारत की भू राजनीतिक रणनीति कहीं नेपाल की बिजली परियोजना और ऊर्जा आपूर्ति की महत्वाकांक्षा को नुकसान न पहुंचाए। पाठशाला में अब अगली क्लास। सिर्फ आरोप नहीं, डॉक्यूमेंट सहित सबूत सामने आए। 98 लाख कॉपियों में सीबीएसई का स्कैन घोटाला सच क्या है? गलत कॉपी चेकिंग, कमजोर पोर्टल, पेपर लीक और डेडलाइन पर डेडलाइन, वो कंपनी जिसने 18 लाख बच्चों की मेहनत पर पानी फेर दिया। साइंस में एक थ्योरी है, डोमिनो इफेक्ट। विज्ञान कहता है कि जब एक चीज गिरती है तो वो अपने से जुड़ी हुई अगली चीज को गिराती है, फिर दूसरी और चीज को गिराती है, यानी कि तीसरी चीज को गिराती है, चौथी चीज को गिराती है, और ऐसे करते करते एक छोटा सा चेंज बड़े पतन का रूप ले लेता है। एक गलती बहुत बड़ी भूल साबित हो जाती है। क्या आज देश का एजुकेशन सिस्टम इसी डोमिनो इफेक्ट का शिकार बन गया? एक चिंगारी नीट के पेपर से उठी और आज इसकी तपिश ने पूरे देश को कैसे झुलसा रखा है, ये आज आपको बताने। नीट के बाद सीबीएसई, फिर एसयूईटी, देश की हर बड़ी परीक्षा और इसको कराने वाली संस्था आज सवालों के घेरे। एक एक करके इस डोमिनो इफेक्ट का चेन आपको बताने वाला। लेकिन सबसे पहले आज क्या हुआ है? आज से सीबीएसई का रिवैल्यूएशन पोर्टल खुलना था। मार्क्स वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन के लिए आज से ऑनलाइन प्रोसेस शुरू होना, और वो नहीं हुआ भाई, नहीं खुला पोर्टल, अभी भी मेंटेनेंस मोड में। गजब हो रहा है। सीबीएसई की तरफ से डेडलाइन पर डेडलाइन आ रही है कि पोर्टल अब चालू होगा, तब चालू हुआ, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। पहले तो सीबीएसई की कॉपी चेकिंग और मार्किंग प्रोसेस में गड़बड़ी मिली, फिर स्कैनिंग को लेकर सवाल उठे, फिर जिस कंपनी को सीबीएसई ने ओएसएम यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग का टेंडर दिया, उसी कंपनी पर सवाल उठे। फिर सीबीएसई के ओएसएम पोर्टल की साइबर सिक्योरिटी पर सवाल उठे। बच्चों को गलत स्कैन्ड कॉपियां प्रोवाइड की गई, उस पर सवाल उठे। इतनी छिछालेदर होने के बाद सीबीएसई ने फाइनली कहा कि चलो भाई 29 से रिवैल्यूएशन की जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसको शुरू करें। लेकिन क्या हुआ? वही टेक्निकल ग्लिच के कारण 29 को यह प्रोसेस शुरू नहीं हो पाया और 1 जून की नई तारीख दी गई। पर इस समय तक सीबीएसई की रिवैल्यूएशन पोर्टल अभी तक एक ही बात कह रही है और लिख रही है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि साइट इज अंडर अपडेशन एंड विल बी अवेलेबल सून। देखते रहिए और सिस्टम को कोसते रहिए, अपना माथा पीटते रहिए। मतलब बैंक अकाउंट में जैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक लोगों को टहलाया जाता है, वैसा ही काम अब सीबीएसई बच्चों के साथ कर रही है। सीबीएसई को लग रहा है कि क्या ही हो जाएगा, अवेलेबल सून का चूरन चटा देंगे और तारीख पर तारीख देते जाएंगे, क्या ही हो जाएगा। लेकिन सीबीएसई को यह डोमिनो इफेक्ट नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि एनटीए और सीबीएसई जैसे सिस्टम की गलती की सजा बच्चे भुगत रहे। शिक्षा मंत्रालय की गलती की सजा बच्चों को मिल रही है। मध्य प्रदेश के मऊगंज में नीट पेपर लीक के बाद आकांक्षा चतुर्वेदी नाम की छात्रा सुसाइड कर ली। क्यों? क्योंकि उसका नीट का पेपर अच्छा गया था और अब रीनीट के लिए उसके मन में डर। सुसाइड नोट में आकांक्षा ने लिखा है कि मेरी दोबारा नीट देने की हिम्मत नहीं। मम्मी पापा, मैंने आपका सब कुछ बर्बाद कर दिया, सॉरी। मतलब पेपर लीक ने सिर्फ बच्चों के भविष्य को ही खतरे में नहीं डाला है बॉस, उनकी हिम्मत को भी तोड़कर रखा। अब कोई जवाब देगा?
कि इस बच्ची की मौत का गुनहगार कौन है। बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है तुम अगर गलती करो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी लो, लेकिन जब गलती बड़ों की हो, बड़े बड़े लोगों की हो, बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं की हो, तो उसकी जिम्मेदारी लेने में इतनी देरी और इतनी आनाकानी क्यों हो रही। पाठशाला में आज इन सब की क्लास लगेगी, लेकिन सबसे पहले एक ट्वीट। आज सबसे पहले सीबीएसई और उसके लीक होते सिस्टम को एक्सपोज करने वाला चैप्टर। बच्चों के लिए आज खोली जाने वाली रिवॉल्यूशन साइट अभी तक नहीं चल रही है, यानी आज का दिन तो गया समझिए। अब आज ही जेई एडवांस का रिजल्ट भी आया है। कुल 56,880 छात्रों ने जेई एडवांस क्वालिफाई किया है, लेकिन ये वही बच्चे हैं जिनका रिजल्ट सीबीएसई के रिजल्ट के साथ सिंक्रोनाइज होगा। इनमें से तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके सीबीएसई के रिजल्ट की वजह से उनके कॉलेज में एडमिशन पर बात बन गई है। आईआईटी में एडमिशन के लिए 12वीं के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के नंबर जरूरी हो। इसके साथ ही कम से कम 5 सब्जेक्ट्स में पास होना भी जरूरी है। अगर यह शर्त पूरी नहीं होती है तो जेईई क्लियर करने के बाद भी आईआईटी में उनका दाखिला नहीं हो सकता। मतलब बच्चों की पूरी नजर और उनका सारा दिमाग अब रिवॉल्यूशन पोर्टल पर ही अटका रहेगा, क्योंकि पता है ना कि जब तक खुलेगा नहीं तब तक ठीक नहीं होगा सब कुछ, और ठीक नहीं होगा तो आगे एडमिशन कैसे लें। जी हां, वही रिवॉल्यूशन पोर्टल जो खुल ही नहीं रहा, मतलब गजबे चल रहा है। बच्चों से यह भी कहेंगे कि बेटा पोर्टल पर नजर रखना, और पोर्टल खुलेंगे ही नहीं। लेकिन जो प्रभावित बच्चे या उनके मां बाप हैं वो चुप नहीं बैठने वाले हैं। सोशल मीडिया पर एक अलग ही तूफान मचा हुआ है, जिससे सीबीएसई पर दबाव और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। छात्रों की नई मांग है कि उन्हें हर सब्जेक्ट में 20-20 ग्रेस नंबर मिलने चाहिए। मतलब रायता सिमटने की जगह और फैलता जा रहा है। और वो भी क्यों ना, मैटर बहुत बड़ा है, सिर्फ एक संस्था या सिस्टम को ठीक करने की बात नहीं है, बहुत हाशिए पर इस देश का भविष्य है। अब आप सोचिए कि इस साल यानी कि 2026, जिस साल से ओएसएम सिस्टम सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है, 4,04,319 बच्चों ने अभी तक रिवॉल्यूशन के लिए एप्लीकेशन दिया। मतलब 17,68,000 से ज्यादा बच्चों ने पेपर दिया। उनमें से 15 लाख से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम पास किए, लेकिन 4 लाख बच्चे रिवॉल्यूशन भर चुके। ये नंबर छोटा है क्या? अब सोच रहे हैं कि कितने बच्चों के दिमाग में इस वक्त चल रहा है कि उनको नंबर सही नहीं मिला, क्योंकि 2025 में जब ये ओएसएम सिस्टम नहीं था तो लगभग 2 लाख बच्चों ने रिवॉल्यूशन भरा था, और 2024 में तकरीबन 1,25,000 बच्चों ने रिवॉल्यूशन भरा था। अब सवाल तो उठेगा ना कि इसी साल ऐसा क्यों हो गया भाई, जो इतने सारे बच्चे अपने रिजल्ट से नाखुश हो गए। सब कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया, फर्जीवाड़ा हो गया, हमारे नंबर नहीं काट लिए गए, जितना नंबर आना चाहिए उतना नहीं आ रहा। अरे जोड़ के रखते हैं, बच्चे आते हैं ना पेपर से परीक्षा देने के बाद घर, तो जोड़ते हैं ना भाई कि कितना ठीक करके आए, कितना गलत करके आए, और 1-2 नंबर 4 नंबर ऊपर नीचे हो जाए तो समझ में आ रहा। लेकिन जब एकदम 80 का 40 हो जाएगा और 40 का 80 हो जाएगा तो लोग सवाल नहीं पूछेंगे। सीबीएसई ने जिस क्वेम्ट एजुटेक कंपनी को ओएसएम का ठेका दिया, सबसे पहले वो सवाल के घेरे में। जिस क्वेम्ट एजुटेक कंपनी ने ओएसएम के लिए 12वीं बोर्ड की कॉपियां स्कैन की हैं, उसका पहले नाम ग्लोबारेना टेक्नोलॉजी हुआ करता था। इस कंपनी ने 12वीं के बोर्ड की आंसर शीट को डिजिटाइज किया। आरोप है कि कंपनी ने सीबीएसई का टेंडर धांधली करके जीता। 2019 में तेलंगाना की कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा इसी कंपनी ने आयोजित की। 2019 में सिस्टम की खामी के कारण 3.8 लाख यानी कि 3,80,000 छात्र फेल हुए। इस गड़बड़ी के बाद ग्लोबारेना टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर क्वेम्ट एजुटेक कर दिया। अब क्वेम्ट पर पुराना नाम बदलकर टेंडर हासिल करने का आरोप लगा। पहचान छिपाकर टेंडर लेने और विवादित ट्रैक रिकॉर्ड की बातें सामने आ रही हैं। इतना ही नहीं है बॉस, इस कंपनी को टेंडर देने के लिए टेंडर नियमों में हेराफेरी करने का भी आरोप है। सीबीएसई पर यह सब आरोप लग रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि कंपनी के पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तो भी उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दे दी गई। टीचर्स को आंसर शीट की जो डिजिटल कॉपी दी गई उसकी स्कैन क्वालिटी पर सवाल उठ रहा है। ये देखिए, ये क्वेम्ट की स्कैन की गई कॉपी है, जो कंपनी ने स्कैन की है बच्चों की कॉपी, वो कॉपी है। और
ऐसी वैसी कॉपी नहीं है ये। दावे के मुताबिक डिजिटली प्रोफेशनली स्कैन्ड कॉपी है, जिसमें कहीं स्टेपलर दिखाई दे रहा है, कहीं पेन दिखाई दे रहा है, कहीं टेबल पर रखा कीबोर्ड और तार दिखाई दे रहा है। मतलब मजाक चल रहा है, मजाक चल रहा है बच्चों के साथ। 18 लाख बच्चों की 98 लाख कॉपी फोन से स्कैन कर दी गई। और जब इतनी कमियां सामने आई तो सीबीएसई की नींद खुली और उसने तय किया कि इतना पब्लिक प्रेशर हो गया है, अब तो कोई कंपनी को सजा देनी पड़ी। जब यह खबर आई तो एक और डॉक्यूमेंट वाला खुलासा हो गया बॉस। पता यह भी चला कि सीबीएसई इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट ही नहीं कर सकती, क्योंकि टेंडर डॉक्यूमेंट में ब्लैक लिस्टिंग का क्लॉज खुद सीबीएसई ने सितंबर 2025 में हटा दिया। गजब, मतलब ब्लैक लिस्ट करने वाला क्लॉज हटा दिया कि इस कंपनी को कोई ब्लैक लिस्ट ही नहीं कर पाए। ये कोई कंपनी जिसको ठेका दिया। देख रहे हैं आप कि कितना गंभीर मामला है। सवाल इसीलिए उठ कि कहीं ये ओएसएम का जो ठेका है सीबीएसई स्कैम तो नहीं है। आप जरा सोचिए, ऐसा क्या दबाव और क्या मजबूरी रही होगी कि कॉन्ट्रैक्ट में ब्लैकलिस्ट करने का जो ऑप्शन था उसी को हटा दिया, उसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया, वो भी ऐसी कंपनी के लिए जो पहले ही बदनाम थी। अब और सुनिए, कारिस्तानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। सुनते जाइए, देखते जाइए। बहुत दिनों से सीबीएसई के सामने मुद्दा रखा जा रहा था कि उनके ओएसएम पोर्टल की साइबर सिक्योरिटी काफी वीक है और इसमें तुरंत सुधार की जरूरत है, लेकिन इन पर कोई तत्काल एक्शन नहीं लिया। 19 साल के एक एथिकल हैकर निसगढ़ ने सीबीएसई को कई बार सचेत किया कि भाई आपकी वेबसाइट हैक हो सकती है, आसानी से बच्चों की आंसर शीट वहां से डाउनलोड हो सकती है, डाटा ब्रीच हो सकता है, लेकिन एक्शन के नाम पर कुछ नहीं, नील बटे सन्नाटा, सन्न सब, किसी के कान पर जू तक नहीं रहेंगे, मतलब ही नहीं, चल रहा है जैसे तैसे। ऊपर से सीबीएसई के अधिकारी क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाऊंगा, तो आप माथा पकड़ दो। आप सोचेंगे कि मतलब यही अधिकारी है ना, और जो बात ये कह रहे हैं उसे सुनकर आपको लगेगा कि अधिकारी किसने बना दिया। आप सुन रहे हैं ये रीजनल हेड है सीबीएसई के, कह रहे हैं कि पेपर तो कॉपी कलम से होता है ना, तो वेबसाइट कैसे हैक हो जाएगी। अब पता नहीं कि रीजनल हेड साहब सवाल नहीं समझे या कुछ और ही कहना चाहते हैं, लेकिन इस बयान ने सीबीएसई की किरकिरी तो जरूर कर दी। फाइनली अब सीबीएसई ने यह माना है कि खामियां हैं और उन्हें सुधारा जाना जरूरी है। सीबीएसई ने कहा है कि ऑन मार्क पोर्टल पर कड़ी नजर रखी जा रही है और आईआईटी के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम काम पर लगाई गई है, लेकिन बात फिर वहीं अटक जाती है। भाई साहब, सब तो यही कह रहे थे कि गड़बड़ी है, खामी है, उसमें सुधार करिए, लेकिन उसी समय अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उसे ठीक करने की जगह शुतुरमुर्ग की तरह सिर रेत में डालकर सोए नहीं होते, अपने सिर को रेत में गाड़ा नहीं होता, तो इतनी नौबत नहीं आती ना। लेकिन जब सिस्टम सोया रहा तो उन लोगों ने ही सबसे पहले एक्शन लिया जो इन खामियों के कारण सबसे ज्यादा भुगत रहे। वेदांत श्रीवास्तव 12वीं का छात्र जिसकी गलत स्कैन कॉपी उसके पास सीबीएसई ने भेजी। सार्थक सिद्धांत 12वीं का छात्र जिसने सीबीएसई के सारे टेंडर की इन्वेस्टिगेशन खुद की और खामियां को खोजी। और 19 साल का निसर्ग अधिकारी जो एक एथिकल हैकर है जिसने सीबीएसई को उनके पोर्टल की साइबर सिक्योरिटी की असल तस्वीर दिखा। ये सब इन्होंने क्यों किया? ताकि सिस्टम सुधर सके, जो बच्चे परेशान हैं उन्हें थोड़ी बहुत सहूलियत मिले और जिनके गलत नंबर आए हैं वो कम से कम सही हो जाएं भाई। लेकिन अब सवाल सिर्फ नंबर, कॉपी की जांच, रिवॉल्यूशन की फीस को लेकर ही नहीं है। सवाल उस सिस्टम को लेकर है जो गलती पर गलती करता गया, अपनी भूल नजरअंदाज करता गया और किसी ने खड़े होकर इसकी अकाउंटेबिलिटी तय भी नहीं। क्यों नहीं तय हुई? नीट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। नीट परीक्षा सीबीटी मोड में कराने का निर्देश देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से जज ने कहा कि हम इस मामले में दखल नहीं देंगे। वहीं नीट लीक के आरोपी प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ। महाराष्ट्र के बीड़ में आरोपी प्रोफेसर का ये जो घर आप देख रहे हैं उस पर बुलडोजर चला है। ये नया बनाया हुआ घर था जिसे ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन ये तो सारी ऑप्टिक्स की बात है कि एक्शन होने से ज्यादा एक्शन होता दिखना जरूर। मध्य प्रदेश के मऊगंज के उस परिवार का क्या है
जिसने नीट पेपर लीक की वजह से अपनी बेटी खो दी। उस आकांक्षा की मौत का पाप कौन अपने सर लेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? यह पेपर लीक नहीं, उन सपनों की हत्या है जिसे आकांक्षा और उसके परिवार वालों ने सालों से देखा था। साल दर साल की मेहनत की, जाकर पढ़ाई की, पूरी रात जाकर पढ़ाई की और हर एक टेस्ट में खुद को साबित करने की जंग लड़ी। लेकिन एक छात्र की इस तपस्या की कीमत इस सिस्टम ने क्या दिया? क्या हुआ उसका? बस एक और पेपर लीक की खबर, बस एक और परीक्षा रद्द होने का फरमान। आप सोचिए जरा, नीट और सीबीएसई को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर छात्रों का गुस्सा फूट रहा है और सियासत भी तेज हो रही है। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह आज प्रयागराज में थे। सर्किट हाउस में उन्होंने पेपर लीक पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस ने उन्हें पेपर लीक पर चर्चा करने से रोक दिया। इस बीच उनकी अधिकारियों से बहस भी होगी। परमिशन पब्लिक प्लेस में होती है एटीएम साहब, नियम दिखाइए कहां पर ये आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करने की परमिशन चाहिए? आप नियम कानून से बात करेंगे ना। कोई देश विरोधी बातचीत हो रही क्या यहाँ पे? परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जिन परीक्षाओं को देके आप एडीएम हुए हैं या एसएसपी हुए हैं, कोई आईजी हुआ है, कोई डीजीपी हुआ है, उन्हीं परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं जिसमें आपके बच्चे भी पेपर लीक से प्रभावित है। उस पर चर्चा करना, बातचीत करना गुनाह है डेमोक्रेसी के अंदर, और वो भी बंद कमरे में। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। नीट पेपर लीक को लेकर संसद की स्टैंडिंग कमेटी की आज बैठक हुई। बैठक में कमेटी के मेंबर, एनटीए चीफ और हायर एजुकेशन सेक्रेटरी शामिल हुए। सरकार नीट और शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सरकार और शिक्षा मंत्री पर सवाल खड़े कर रही है। आज राहुल गांधी भी सीबीएसई रिजल्ट से त्रस्त छात्रों से मिलने और उनसे बात करने के लिए पहुंचे। पाठशाला में अगला चैप्टर, जिसमें बताएंगे ममता बनर्जी के बुलाने पर एमएलए क्यों नहीं आते हैं। वजह हैरान करने वाली है, ममता ने कितनों को निकाला है। अभिषेक बनर्जी को दूसरा नोटिस मिल गया। हस्ताक्षर में ऐसा क्या छिपा कि बचना नामुमकिन है। बंगाल पॉलिटिक्स का स्पेशल चैप्टर। ममता बनर्जी की मुश्किलें खत्म ही नहीं हो रही हैं। पहले चुनाव में करारी हार मिली, अब पार्टी भी हाथ से निकलती हुई नजर आ रही। टीएमसी के इतने बुरे दिन आ जाएंगे, क्या कभी ममता बनर्जी ने सोचा भी होगा? अब पार्टी की ऐसी दुर्दशा देखकर ममता बनर्जी का गुस्सा सातवें आसमान पर। आप देखिए कि ममता बनर्जी की पार्टी का क्या हाल हो गया है। टीएमसी नेता एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं। कई विधायकों ने पार्टी से दूरी बनानी शुरू कर दी है। कुछ नेताओं ने लीडरशिप पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। विरोध करने वाले विधायकों को टीएमसी बाहर निकाल रही है। नेताओं को जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर चुनावी हार के बाद अब तृणमूल कांग्रेस के भीतर बेचैनी खुलकर दिखाई दे रही है। लेकिन आप देखिए कि उठापटक टीएमसी में मची हुई है और ममता बनर्जी इसका ठीकरा भी बीजेपी पर फोड़ रहे हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर कौन से नए आरोप लगाए हैं, ये आपको बताऊंगा। आज भी ममता बनर्जी की आधी से ज्यादा पार्टी ने उन्हें धोखा दे दिया। वही ममता बनर्जी ने भी अपने दो विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। क्या है पूरा मामला, आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले एक ट्रेलर देखिए। पिछले 2 दिनों में टीएमसी को सड़क से लेकर सदन तक कौन कौन से विरोध का सामना करना पड़ा है। बॉस, जो लोग सवाल उठा रहे थे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के आने से क्या बदल जाएगा, उन्हें बंगाल के लोगों का गुस्सा देखना चाहिए। पिछले 15 सालों में लोगों को किस तरह से दबा कर रखा गया था, कैसे प्रताड़ित किया जा रहा था, तोलाबाजी और कट मनी का सिंडिकेट किस कदर हावी था। अब जब बंगाल में बीजेपी की सरकार आई है तो वही गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को बीच सड़क पर पीटा गया। अब तस्वीर देखिए। कल्याण बनर्जी ने भी मारपीट और हमले का आरोप लगाया है। अभिषेक बनर्जी के साथ हुई मारपीट में क्या नया एंगल सामने आया है, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले ममता बनर्जी की एक और मुश्किल की बात कर लें। ममता बनर्जी की पार्टी में पहले ही भगदड़ मची हुई थी। कई नेताओं ने लीडरशिप पर सवाल उठाते हुए पार्टी से किनारा कर दिया। आज ममता बनर्जी ने अपने 2 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। टीएमसी ने अपने 2 विधायकों संदीपन साहा और रीताब्रता बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाते हुए तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया। यह पूरा विवाद टीएमसी की तरफ से शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष के नेता के रूप में समर्थन दिए जाने वाले आधिकारिक पत्र से जुड़ा हुआ। टीएमसी की तरफ से दिए गए आधिकारिक पत्र में संदीपन साहा और रीताब्रता बनर्जी ने सिग्नेचर किए थे, लेकिन संदीपन साहा और रीताब्रता बनर्जी ने आरोप लगाकर कहा है कि वो साइन उन्होंने किए ही नहीं, मतलब ये उनके साइन हैं ही नहीं। दिलचस्प बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस निष्कासन आदेश के जारी होने
से थोड़ी देर पहले शुभेंदु अधिकारी का बयान आया। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा में सामने आए फर्जी सिग्नेचर मामले में शिकायतें असल में इन्हीं दोनों विधायकों ने दर्ज कराई। सुनिए कि सीएम शुभेंदु अधिकारी ने आज क्या कहा, उसके बाद बताऊंगा आपको कि इस मामले में अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें क्यों बढ़ने वाली। टीएमसी चोर है, आपने खुद चुने हुए एमएलए का सिग्नेचर चोरी कर रहा है, इसलिए जनता को ये मालूम होना चाहिए इसमें बीजेपी और सरकार का कोई रोल नहीं है। जो कंप्लेन है, कंप्लेन दो टीएमसी का एमएलए ने किया है, ऋतव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन साहा, इसमें कोई हमारी रोल नहीं है। लेकिन हम लोग इन्वेस्टिगेशन में प्राइमरी जो मिला है बहुत खतरनाक, चिंता का बात है। एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो 15 साल सरकार चलाया, उन्होंने अपने खुद एमएलए का सिग्नेचर फॉल्स करके भेज रहा है असेंबली के अंदर। बहुत ज्यादा टीएमसी का कहना है कि अगर दोनों विधायकों को प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी लग रही है तो ममता बनर्जी को बता देना चाहिए था, सीधे स्पीकर से क्यों शिकायत कर दी। सुनिए टीएमसी नेता कुणाल घोष ने क्या कहा। ममता बनर्जी इस मामले में इसलिए भी अपने दोनों विधायकों से खफा हैं और नाराज हैं क्योंकि इसमें अभिषेक बनर्जी का नाम सामने आ गया और इसी कथित फर्जी साइन केस की जांच अब बंगाल की सीआईडी कर रही है। इस मामले में सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस दिया था। सांसद अभिषेक बनर्जी को आज पेश भी होना पड़ा, लेकिन वो खराब सेहत का हवाला देते हुए सीआईडी के सामने पेश हुए ही नहीं। लेकिन इसके बाद आज सीआईडी की टीम उनके घर पहुंच गई। अब सीआईडी ने उन्हें 8 जून को दोपहर 12 बजे पेश होने का समन दिया। वहीं पूरे मामले पर टीएमसी से निलंबित किए गए विधायक संदीपन साहा का कहना है कि टीएमसी में कुछ भी नैतिक नहीं होता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस पार्टी में जो नैतिकता का बात करेंगे वो एंटी पार्टी एक्टिविटीज ही माना जाएगा, क्योंकि दल कोई नैतिक काम करता नहीं है। एक अटेंडेंस शीट को रेजोल्यूशन में बना के, उसको रेजोल्यूशन बना के उस पर जो विधायक उपस्थित नहीं थे उनके नाम ब्लॉक लेटर में लिख के जमा दिया जाता है कि ये है रेजोल्यूशन, इसके द्वारा लीडर ऑफ अपोजिशन को मान्यता देना चाहिए। ऐसा विधानसभा के जो आइन है उस आइन को नहीं मानते हुए करना, इसके खिलाफ प्रश्न तो उठाना ही चाहिए। हम लोग शपथ लिए हैं और शपथ को रक्षा करना हम लोग का नैतिक कर्तव्य है। आज अगर नैतिकता के लिए हम लोग को दल से सस्पेंड किया गया है, हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि अगर नैतिक काम करना हर विधायक का कर्तव्य है, वही हम लोग किए हैं। ममता बनर्जी के लिए अपनी पार्टी को एकजुट बनाए रखना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। आप देखिए कि आज ममता बनर्जी ने टीएमसी विधायकों की बड़ी मीटिंग बुलाई थी, लेकिन करीब 3/4 विधायक पहुंचे। बताया जा रहा है कि इसी वजह से ममता बनर्जी ने मीटिंग को रद्द भी कर दी। ऐसा तीसरी बार है जब ममता बनर्जी की मीटिंग से उनके जीते हुए विधायक ही गायब हो। इससे पहले ममता बनर्जी ने 6 मई को बैठक बुलाई थी जिसमें 10 विधायक नहीं पहुंचे थे। 19 मई को बुलाई गई बैठक में 35 विधायक नहीं पहुंचे थे, जबकि 31 मई की बैठक में 60 विधायक नहीं आए। अब सोचिए कि अगली बार जब बुलाएंगी तो सारे विधायक गायब ना हो जाए, क्योंकि जितनी बार मीटिंग की तारीख नहीं हो रही है उतनी बार विधायकों के नहीं पहुंचने की संख्या बढ़ रही है। टीएमसी यह भी दावा कर रही है कि उनके सभी 80 विधायक उनके साथ हैं, लेकिन उनके विधायकों को डराया और धमकाया जा रहा है। सुनिए कि कीर्ति आजाद ने क्या कहा। विधायकों को घेर के रखा गया, विधायकों को डराया गया, विधायकों को घर से नहीं निकलने दिया गया। आप ये समझ लें कि 80 के 80 विधायक तृणमूल के साथ हैं। होने हमारे 200 से ऊपर होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने खेल खेला। सीसीटीवी कैमरे नहीं, ये फुटेज हमको नहीं दिखाते। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे सामने हैं। ममता बनर्जी ने भी आज सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी है। ममता बनर्जी ने कहा कि जो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के साथ खड़े नहीं हैं, वो झूठी जानकारी फैला रहे हैं। पूरी तरह से अराजकता फैलाई गई है। यहां तक कि हिटलर ने भी ऐसी हरकतें नहीं की थी। इस स्थिति का वर्णन करने के लिए अब कोई शब्द नहीं बचे, क्योंकि जब भाषा ही जवाब दे जाए तो इसका मतलब है कि जुल्म ने सारी हदें पार कर दी। आप कुछ विधायकों और सांसदों को डरा धमकाकर या फिर रिश्वत देकर टीएमसी को कमजोर नहीं कर सकते, बल्कि इससे तो पार्टी और भी ज्यादा मजबूत हो रही है।